फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये कहती क्या है? राइट, दिस रूल इज बेसिकली इट टेल्स अबाउट एलसीएम। एचसीएफ का जो थ्योरम था वो था यूक्लिड का, वो डिलीट हो चुका है, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, 2 साल पहले बिल्कुल सिलेबस में था, अब नहीं है। अब जो हम एलसीएम के लिए यूज करते हैं वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और इसमें हम क्या कहते हैं कि हर एक कॉम्पोजिट नंबर को, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर दे दो, उसको हम प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं ब्रॉडली। ठीक है, आपको मैंने 48 दिया, आपने इसे प्राइम फैक्टराइज करके मुझे बता दिया। ठीक है, आई गिव यू 125 कॉम्पोजिट नंबर, यू फैक्टराइज। तो कहते हैं एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैन बी फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जो ये फैक्टराइजेशन है 48 की क्या है? 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3। 2 4 बार आएगा और 3 एक बार आएगा। ये फैक्टराइजेशन यूनिक है। ठीक है, मतलब 48 में ही ऐसा होगा कि 2 आ रहा है 4 टाइम्स, एक नंबर 3 आ रहा है 1 टाइम। राइट, अगर मैंने इसमें एक और 3 लगा दिया तो ये नंबर 48 नहीं रहेगा। तो दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स अपीयर। अब कोई बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, कोई लिख सकता है इसको इस तरह से। ठीक है, या कुछ ऐसे लिख दिया हमने कि फैक्टराइजेशन तो यूनिक है लेकिन ऑर्डर क्या है फैक्टर्स का वो यूनिक नहीं है। समझ में आ गया? दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दैट एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी प्राइम फैक्टराइज्ड इनटू इट्स फैक्टर, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अपीयर। ठीक हो गया? तो हम क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है कि चेक वेदर इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर, हम उसे फैक्टर्स में ही एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सॉल्व नहीं करते, हम उसे एज फैक्टर एज फैक्टर्स ऑफ 2 नंबर्स उसे शो कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे लिख लो। चेक वेदर द गिवन नंबर, और जो कि है 29 इंटू 35 प्लस 14, 29 into 35 plus 14, check whether the given number is a composite number. Check whether the given number is a composite number. लक्षित, आहिल, दव्या नहीं आया ना, गौतम, शुभी, मान्या, धृति, धृति नहीं आई आज, जसलीन नहीं आई, नव्या नहीं आई, नहीं आएगी आज, सानवी, विस्मीत, कायशा, शिवेन, दर्पण, रेहान, कबीर। रेहान इतने दिन आपको टेस्ट भी तुम्हारा रहता है? पता है मुझे, तुम्हारे मम्मा ने बताया था, पर तुम्हारा परसों तक आने का प्रोग्राम था ना? नहीं, रेयांश, आरुष, गीतांश, आरव, ईश्विनी आई, सुखमीत, शुंजन, दुर्ली। कितने बच्चे एब्सेंट हैं आज? अब इसमें हम क्या करेंगे, मुझे इसे सॉल्व नहीं करना है, जो इनमें कॉमन फैक्टर निकल सकता है आई टेक आउट दैट फैक्टर। 7 निकल सकता है ना बाहर, तो मैंने 7 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया 29 इंटू 5 प्लस 2। अब ये कैलकुलेशन करके कुछ भी नंबर आए, मुझे उससे बॉदरेशन नहीं है, मुझे वो नहीं निकालना कि नहीं नंबर कौन सा बना, इवन बना, ऑड बना। the moment I express that product of 2 factors, so the moment I express it as product of 2 factors, तो साथ में मैं लिखूंगी now by fundamental theorem of arithmetic the given number is a composite number. The given number is a composite number. समझ में आ गया? कोई बात नहीं थी, मेरी बात।
चलो नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। ठीक है, अब कॉमन क्वेश्चन है जो इसमें आते हैं। 1350 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर m, 3 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर p, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n प्लस p। लेट क्यों? बाहर गए थे तुम, रोज लेट आते हो। और फीस लेकर आयो, हाँ फॉर्म लेकर आयो, वो भी इसका चाहिए तो तुम्हारी है मेरे पास, तो पिक्चर चाहिए, मैंडेटरी है। करो इसको, ये आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन आया हुआ है सैम्पल पेपर में, 1 मार्क। ठीक है, हमें लगता है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट वो क्या करते हैं, एम एन माइनस पी कर दिया, तो इस एक्सप्रेशन को कर दिया, कभी पी माइनस एम प्लस इंटू एन ऐसा लिख दिया, या प्लस एन लिख दिया, यहाँ पर मैंने माइनस एन लिख दिया। सो दिस ऑर्डर चेंजेस, द कैलकुलेशन चेंजेस। पहले तो उसको फैक्टराइज करना है, एम एन पी की वैल्यूज निकालनी है, एंड देन यू हैव टू गेट द आंसर। हो जाएगा 1350 फैक्टराइज हुआ। क्या कर रहे हो, उसको देख रहे हो कब वो करेगा, फिर मैं लिख दूंगी या कब मैं करूंगी, है ना, हमें मेहनत नहीं करनी है। तो 1350 को मैंने फैक्टराइज किया। हाउ आई फैक्टराइज इट, जब मुझे 3 नंबर नहीं चाहिए, अगर एक क्वेश्चन 3 नंबर का नहीं है ना, तो मैं कभी भी ये चीज नहीं लगाऊंगी। मैं क्या करती हूँ फैक्टराइजेशन में, ये नंबर था, इसको लिखा 135 इंटू 10। 135 को आई अंडरस्टैंड इट्स 15 इंटू 9 इंटू 10। 15 को मैंने लिखा 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 एंड 5 इंटू 2। दिस इज व्हाट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेज, कि मैंने फैक्टराइजेशन कर दिया, लेकिन ऑर्डर क्या है, वो किसी और का कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और। समझ में आ गया? अगर मैंने इस 10 को 5 इंटू 2 लिखा है, तो कोई 2 इंटू 5 भी लिख सकता है, एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स अपीयर। तो ये 2 की पावर क्या बन जाती है, 3 की पावर क्या बन जाती है, और 5 की पावर क्या बन जाती है, 2। और इसको एक्सप्रेस किया है 2 की पावर m, 3 की पावर n, 5 की पावर p। तो m की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, और p की वैल्यू क्या है, 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ ये तीनों प्लस में थे, अगर कोई भी एक नंबर माइनस में होगा, आपका ऑर्डर चेंज हो गया वैल्यूज का, क्वेश्चन एक नंबर का ही वो गलत हो जाता है, और उस एक नंबर पे आपने कम से कम 2 या 3 मिनट तो लगाए होते। समझ में आ गया? राइट, तो आंसर क्या होगा आपका, 6। m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 6। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो, इफ, लिख लो इसको, हो गया। इफ p and q are prime numbers, if p and q are prime numbers, then find HCF of PQ and LCM of PQ। बोथ द नंबर्स, उनका HCF भी निकालो, LCM भी निकालो, और ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है, 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन ऐसा। और आप इस क्वेश्चन को एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मान सकते हो, कंसिडरिंग अभी के बोर्ड ने ना ऐसा ऐसा ही कोई क्वेश्चन दिया था। हाँ जी, HCF क्या होगा PQ का, दोनों प्राइम नंबर्स हैं। अब आपको अगर P और Q नहीं समझ में आता, जहां पे मैंने कहा था ना P एंड Q दिया हो, सबसे इजी वे क्या होता है इनको समझने का, टेक द वैल्यूज। दो प्राइम नंबर्स ले लो, कौन से लोगे, 2 एंड 3, 3 एंड 5, 5 एंड 11, कोई भी नंबर ले लिए। इफ आई टेक 2 एंड 3, 2 एंड 3 का HCF क्या है, 1। आपको एक सेट ले लिया, एक और सेट ले लो, टेक अ सेट ऑफ 3 एंड 5, इनका HCF क्या है, 1। और फिर कहा मैंने 5 एंड 7 ले लिया, फिर रैंडमली बड़े नंबर ले लो। ठीक है, 83 ले लिया, 89 ले लिया, इनमें HCF क्या है, 1। तो आई कैन सेफली से कि HCF
numbers is 1. अब एलसीएम निकालना है. एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 और 5 का एलसीएम है 3 into 5 15. 2 and 3 का एलसीएम है 2 into 3 6. आफ्टर सम रीजनिंग 5 into 11 का एलसीएम क्या है 55. तो मैं हर बार मल्टीप्लाई ही कर रही हूँ. एलसीएम इज पीक्यू, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, and HCF is PQ. HCF of PQ is 1 because they are co-prime numbers. समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट लिखो. P and Q are two numbers such that P and Q are co-prime to each other. Such that they are co-prime to each other. Find the LCM of P and Q. क्या होगा एलसीएम इसका? समझ में आ गया सबको? कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनका HCF 1 होता है. ठीक है ना? तो मैंने कोई भी नंबर ले लिया 2 and 9. अगर इनका एलसीएम निकालना है तो मुझे 2 into 9 ही करना पड़ेगा. एलसीएम विल बी 18. ठीक है ना? तो कोप्राइम नंबर्स का भी एलसीएम कैसे निकलता है? उन दोनों को मल्टीप्लाई करके. इफ द नंबर्स आर कोप्राइम, एलसीएम विल बी प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. क्लियर हो गया? 1 मार्क में क्वेश्चन आते हैं ये वाले. ठीक है? मे टेस्ट में या सितंबर टेस्ट में देयर हैव बीन स्कूल्स लास्ट ईयर आल्सो जहां पे ये क्वेश्चंस आए थे. अब नेक्स्ट लिखो. प्रोडक्ट ऑफ HCF, प्रोडक्ट ऑफ HCF and LCM of two numbers can be factorized, can be prime factorized as 2 raised to power 6, 3 raised to power k, 5 raised to power 1. One of the two numbers is 360 and the other number can be prime factorized as 2 raised to power m, 3 raised to power 3. What is the value of k? Original question ये. What is the value of k? जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है जिसमें HCF LCM इकट्ठा हो और एक वर्ड लिखा हुआ है प्रोडक्ट. ठीक है, चलो HCF LCM इकट्ठा हो, ऐसा वाला क्वेश्चन आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है? कौन से चैप्टर से है? जो अभी हम कर रहे हैं, है ना? पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको HCF वाले चैप्टर से है, फर्स्ट चैप्टर से है. अब इस चैप्टर में आपने रूल कौन सा पढ़ा था? HCF निकालने का, LCM निकालने का, उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज हमने कुछ पढ़ी थी, और कोई फॉर्मूला था हमारे पास? कौन सा फॉर्मूला था? एंड देयरफॉर अब इस क्वेश्चन में हमें रियलाइज होगा कि हमें वही यूज करना है. समझ में आ गया? ये क्वेश्चन देखकर शायद लगे पता नहीं कहां से आ गया, नहीं समझ में आ रहा, बिकॉज आई डिडंट गेट एनी इंस्टेंट आंसर कि मैम इसको ऐसे करेंगे. ठीक है ना? तो क्या करना चाहिए? जैसे क्वेश्चन दिखा, बाई चांस बिल्कुल ब्लैंक है, आपको समझ नहीं आ रहा पेपर में क्या करें, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है, गो टू द चैप्टर, कौन से चैप्टर से है. और इतना कोई, हम अगर रेगुलरली क्लासेस में मेरे पास आ रहे हो तो कोई ऐसा नहीं होगा कि चैप्टर भी पता नहीं है. ठीक है ना? बाय द टाइम आपका सितंबर होगा या बाय द टाइम इट्स मार्च एग्जाम, पता होगा इस चैप्टर से है. अब वो आता है या नहीं आता, वो डिपेंड करता है फिर उसमें पढ़ा क्या है. आई नो हाउ टू फाइंड HCF, आई नो हाउ टू फाइंड LCM. क्या उनकी कोई और प्रॉपर्टी या कोई फॉर्मूला हमने उसमें पढ़ा था? तो अब तक हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है. कौन सा? बोलो. HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये सिर्फ
टू नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, मोर देन टू के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। नॉट ट्रू फॉर मोर देन टू नंबर्स। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, HCF क्या है, आई डोंट रिमेम्बर द आंसर। ठीक है, तो HCF आपने क्या बनाया है, एंड द अदर नंबर कैन बी प्राइम फैक्टराइज्ड एज। अच्छा, HCF कुछ पता हमें, LCM नहीं पता। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन क्या कह रही है, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। तो ये जो प्रोडक्ट है क्या दिया हुआ है, 2⁶, 3⁻k इंटू 5⁻1। प्रोडक्ट को प्राइम फैक्टराइज करके आपने लिख दिया। ठीक है, इस प्रोडक्ट को प्राइम फैक्टराइज करके हमने लिख दिया। ठीक है ना, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइज मान लो यहाँ पे 3600 लिखा होता तो आप 3600 लिखते हैं यहाँ पे। अब आपको उसी 3600 को एक प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख कर दिया हुआ, तो आपने वो लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कैन बी फैक्टराइज्ड एज टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। सॉरी, तो इसको हम यहाँ लिखें। ठीक है, product of HCF and LCM can be factorized as 2⁶, 3⁻k into 5⁻1. Now they say one of the two numbers is 360 और दूसरा नंबर क्या है 2⁻m 3⁻3। समझ में आ गया, राइट? अब क्या करना चाहिए हमें, किसको करेंगे, 360 को। 360 को प्राइम फैक्टराइज किया तो 2 की पावर क्या आती है 3, 3 की पावर क्या आती है 2 और 5 की पावर क्या आती है 1। 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5⁻1 2⁻m इंटू 3⁻3 और यहाँ पर है 2 की पावर 6, 3 की पावर k, 5 की पावर 1। हमें k की वैल्यू निकालनी है। 3 की पावर k, 3 के पावर दो तरह से है अपने पास, या इसको हमने फर्दर सॉल्व किया 2 क्यूब 2 की पावर 3 प्लस m, 3 की पावर 5, 5 की पावर 1। समझ में आ रहा है, 2 की पावर 3 प्लस m कैसे हुआ, क्लियर है सबको? बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड। तो 2 की पावर 6, 3 की पावर k, 5 की पावर 1। तो k की वैल्यू क्या होगी इसमें 5। m को सोचना भी मत, क्वेश्चन पूछा नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम पूछते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, समझ में आ गया, तो m की वैल्यू होगी 3। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट लिखो। ठीक है, LCM of two prime numbers, LCM of two prime numbers P and Q, where P is more than Q, is 221. Find value of 3P minus Q. Find the value of 3P minus Q. LCM of two prime numbers P and Q, where P is more than Q, is 221. Find the value of 3P minus Q. समझ में आया? दो नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकाला हुआ है 221। PQ is equal to 221। दो प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालते हो तो क्या होता है P मल्टीप्लाइड बाय Q, HCF 1 होता है। ठीक है, अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था ना कि दो प्राइम नंबर्स होंगे, उनका HCF उनका एलसीएम निकालना है, तो आपने कहा दोनों को मल्टीप्लाई करो, जैसे 2 और 5, 3 और 5, 7 और 11। ठीक है ना, उनका HCF क्या था 77 होगा, 15 होगा, 2 और 3 लिया तो 6 होगा। तो ऐसे ही P और Q को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आता है 221। अब P और Q की वैल्यू निकालनी है कि 221 कैसे आया होगा, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। तो 221 को हमें क्या करना है फैक्टराइज। सिंपल सी बात है, आई नीड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स कि 221 किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया है ना। और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी सिंपल नंबर।
13 इंटू 17 होता है, वो तो होता है। 221 को आई डिवाइड विथ 13, 13 वन जा 13, 12 माइनस 3 इज 9, 91, 70। ठीक है, तो 221 इज 13 इंटू 17। अब बताओ इस 13 और 17 में P क्या है और Q क्या है? P बड़ा है ना, तो P की वैल्यू पता है, कंफर्म है, 17 है, और Q क्या होगी वैल्यू? 13। तो अब बताओ 3 इंटू P, तो 3 इंटू 17 माइनस 13, क्या आंसर होगा? 38। 3 इंटू 17 माइनस 13 इज 38। समझ में आ गया ये? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अनदर क्वेश्चन पेपर में आता है आराम से, 2 मार्क्स में या 1 मार्क में। नेक्स्ट, HCF ऑफ 65। अच्छा पता क्या है, क्योंकि आपका मे टेस्ट है उसमें कम क्वेश्चंस होंगे, कम चैप्टर्स होंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस, अब 50 मार्क्स का पेपर अगर 40 का बनाना है तो ये सारे क्वेश्चंस ऑन द फ्रंट आ जाते हैं, क्योंकि हमें पेपर में वेटेज ज्यादा मिलेगी पर चैप्टर। समझ में आ गया? सितंबर में हो सकता है जितने क्वेश्चंस करवाए थे उसमें से 2 आए, में आगे दिसंबर में तो फुल सिलेबस होगा, मार्च में भी फुल सिलेबस होगा, तो कम से कम एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। अब वो कौन सा होता है, वो HCF का होगा या LCM का होगा, दैट डिपेंड्स। तो HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल, और इस सैटरडे तो टेस्ट है नहीं, है ना, रख लो, देख ले। इन द फॉर्म 65m minus 117, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हाँ छुट्टी है तभी तो कह रही हूँ, मैं तो बुला लूंगी, यहाँ पे आना पड़ेगा, घर पे फोन कर दूंगी मैं। और यहाँ पे बैठेगा भी कोई प्रॉपर सिर पे तुम्हारे। find the value of 65m, sorry, is expressible in the form of 65m minus 117, find the value of m। इमेजिन ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाता है, केवीएम के पेपर में लास्ट ईयर आया हुआ है, सितंबर टेस्ट में। ठीक है, तो उसको, उस पेपर को हम इजी कहते हैं। आपको करना क्या है, पहले स्टेप में हम करेंगे क्या, इस क्वेश्चन में क्या लगता है, दिमाग में क्या आता है, सानवी क्या करेंगे? HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117। कबीर बताओ क्या करेंगे? इनका HCF निकालेंगे। ठीक है ना, क्या आएगा HCF? 13, 65 होता है 5 इंटू 13, और 117 होता है 9 इंटू 13। तो आई विल फाइंड द HCF ऑफ द टू नंबर 65, 117 एज 13। एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म मतलब कि इस 13 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 65m माइनस 117, और ये क्या बन गई, सिंगल इक्वेशन। इक्वेशन है ना सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल की इक्वेशन, क्लास 8 चैप्टर 1 चैप्टर 2, राइट। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसके वेरिएशन, इसके नंबर भी चेंज नहीं होते, एक दो क्वेश्चन होंगे जिसमें नंबर चेंज होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो। हाँ, HCF 13 नहीं आ रहा, 65 है 117। अब ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, ये वाला क्वेश्चन, पर अगर किसी पेपर में आ गया, देन इफ सम ऑफ टू नंबर्स, if sum of two numbers is 1215 and their HCF is 81, then find the possible number of pairs of such numbers। इसमें ना नंबर से निकालने होते हैं कि कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं, समटाइम्स से कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं, या ऐसे कितने पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। उसमें क्या है, दो नंबर्स का सम दिया हुआ है, ठीक है, उनका HCF 81 है। 81 का मतलब वो दो नंबर 81 से डिवाइड होते हैं, 85 उनके फैक्टर में है 81। तो लेट द टू नंबर्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, 81x 81y। 81 किसी से मल्टीप्लाई हुआ, एक नंबर हो गया,
81 किसी और से मल्टीप्लाई हो गया, दूसरा नंबर हुआ। 81 उनमें कॉमन था फैक्टर, और वो किसी नंबर से एक्स और वाई से आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे इंडिविजुअली। ठीक है, अब इसमें एक्स और वाई की कॉमन प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? एक्स और वाई के बारे में आप क्या कह सकते हैं? अगर 81 का फैक्टर होगा तो 81 एचसीएफ रहेगा ही नहीं। ठीक है, हमें क्या इसमें जरूरी चीज होती है? मान लो मैंने कहा दो नंबर्स हैं जिससे आपने 65 और 117 लिया, है ना? ये आ गया 13 into 5 और ये हो गया 13 into 9। इनका एचसीएफ क्या था? अब एचसीएफ को निकालने के बाद नंबर्स कौन से बचे? 5 और 9। क्या 5 और 9 में कोई कॉमन फैक्टर है? अगर होगा तो 13 एचसीएफ नहीं रहेगा, मतलब आपने कैलकुलेशन गलत की है। राइट, मान लो मैंने नंबर्स लिए, लेट मी से 48 एंड 72। इनका एचसीएफ निकालो। 24 into 2, 24 into 3। इनका एचसीएफ क्या है? व्हाट अबाउट 2 and 3? 2 and 3 का एचसीएफ 1। मतलब एचसीएफ निकालने के बाद जो नंबर बच जाते हैं वो कोप्राइम नंबर्स होते हैं। समझ में आ गया? अगर आपने एचसीएफ निकाल लिया तो जो बैलेंस फैक्टर्स बच गए, 48 को लिखा 24 into 2 और 72 को लिखा 24 into 3। 2 and 3 आर co-prime to each other, they are co-prime numbers। समझ में आ गया इतना? लिखो इतना पहले कि आफ्टर फाइंडिंग एचसीएफ, रेस्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव फैक्टर्स, आफ्टर फाइंडिंग एचसीएफ, rest of the respective factors are co-prime। बात समझ में आई? इस चीज को याद करना है। ये क्वेश्चन चांस की बात है, कभी आया तो आने के चांसेस बहुत कम है, बट बाय चांस मई टेस्ट में या सितंबर टेस्ट में किसी स्कूल ने डाल दिया। ठीक है, राइट। आफ्टर फाइंडिंग एचसीएफ, द रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव नंबर्स दे आर को-प्राइम। चाहे दो हो चाहे तीन हो, उनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं रहेगा, क्योंकि कॉमन आप सारा निकाल चुके हो। ठीक हो गया? तो मैंने अब कहा कि ये दो नंबर से, इसमें एग्जांपल भी लिख दो। राइट, टेक दो एग्जांपल, 65 और 117 लिख लो कि 13 into 5, 13 into 9, 5 and 9 आर को-प्राइम। ठीक है, इस चीज को लिख लो, क्योंकि आपने सिर्फ स्टेटमेंट लिखी है। अभी मैं एक हफ्ता तो बहुत ज्यादा भूल रही हूँ, कल तक ही भूल जाओगे कि क्या लिखा था, क्या बोला था, नहीं पढ़ रहे हो घर पे जाके। ठीक है, पर इस चीज को समझने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई राइट इट इन एग्जाम्पल फॉर्म। 5 and 9 के एक हफ्ते बाद भी अगर खोला ना, और मैंने कहा एक हफ्ते बाद टेस्ट और इस बुक को खोला गलती से हमने, तो हमें पता लगेगा लिखा क्या हुआ है। 5 and 9 आर को-प्राइम। इन द सेम वे ये नंबर लिखो 48 and 72, 2 and 3 आर को-प्राइम। इसका मतलब है कि एचसीएफ निकालने के बाद बाकी फैक्टर देखे हर एक नंबर के, वो आपस में को-प्राइम थे। समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन में हम इस चीज को, इस नॉलेज को कैसे यूज करेंगे, इतना लिख लिया। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं कि मुझे दो नंबर्स दिए हैं, उनका सम तो है 1215, एचसीएफ है 81। तो मैंने कहा मान लो वो दो नंबर है 81 81y, जिसमें x एंड y आर को-प्राइम। ठीक है, let the two numbers be 81x 81y, x and y are co-prime। नोट करना, इधर आओ, चेयर लेके उधर बैठ। नहीं ठीक है ना, इधर बैठ। नहीं नहीं बैठो, आओ। हाँ हाँ, ठीक है। 81x 81y, x एंड y आर को-प्राइम, राइट। तो अब मुझे दिया हुआ है सम 81x प्लस 81y इज इक्वल टू 1215। 81 कॉमन ले लिया, 15 आ गया। एक्स प्लस वाई के बारे में पता लग गया, वो 15 के इक्वल है। और मैंने कल ही कहा था ना कि एचसीएफ एलसीएम निकलेगा तो आपके नेचुरल नंबर ही आते हैं, अनटिल अनलेस वो पॉइंट्स में आपको नंबर दिया हो। 1.2 जैसे मीटर्स को हम कन्वर्ट करते थे सेंटीमीटर्स में, वैसा कुछ दिया हो हमें। ठीक है, तो अब एक्स एंड वाई की वैल्यूज देखो नेचुरल नंबर में।
1 और 14 हो सकता है, 2 and 13 possible because they are co-prime. What about 3 and 12 possible होगा? 3 and 12 चलो लिख लिया मैंने। अब आते हैं 4 and 11, 5 and 10, 6 and 9, 7 and 8। इसके बाद लिखोगे तो नंबर घूम ही जाएगा, 8 7 बन जाएगा। इसके बाद लिखेंगे तो पैटर्न तो रिपीट हो रहा है ना, 8 7 9 6। समझ में आ गया? वही सेम नंबर्स, ऑर्डर रिवर्स हो गया तो मैं यहीं तक लिखूंगी। अब एक्स और वाई की प्रॉपर्टी जो मैंने याद की थी वो थी दे आर कोप्राइम। तो जो सारे कोप्राइम है उनको मैंने काउंट कर लिया, 114, 213, 411, 7। सो हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल? 4 पेयर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको सम दिया जाएगा, प्रोडक्ट नहीं। तो सम वाले में कोई फॉर्मूला नहीं है, उसमें हम यही लॉजिक यूज करते हैं। आपको 81x 81y और 2 में ही दिया जाएगा, 3 में नहीं। बहुत केसेस होते हैं वो कॉम्पिटिशन में आता है, आपको नहीं आएगा। ठीक है, कॉम्पिटिशन मतलब अगर एनटीएससी दे रहे हो, 10th में एनटीएससी होता है, ओलंपियाड्स नहीं होते ना। तो अगर एनटीएससी दे रहे हो या कोई और आगे जाकर आप इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम देते हो तो वहां पर आएगा, आपको 10th में नहीं आएगा। 10th में भी टर्म पेपर्स में आ सकता है, फाइनल्स में आई एम नॉट वेरी श्योर। बोर्ड्स में आई विल नॉट से ये क्वेश्चन इतना आना चाहिए, पर टर्म पेपर में कहीं ना कहीं आ सकता है। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, तो x प्लस वाई के 4 वैल्यूज हैं एंड हेंस वी से 4 पेयर्स आर पॉसिबल फॉर सच नंबर्स जिनका एचसीएफ होगा 81, सम होगा 1215। समझ में आ गया? आ जाओ, आ जाओ। तुम सो रहे हो वहां बैठकर, चल। नहीं नहीं चल, इतना तो मुझे पता लगता है। चल, अगर चेयर है तो नवा चेयर ही ले ले, आजा उठा लो। नेक्स्ट लिखो, LCM of x and y, LCM of numbers x and y where y is a multiple of x, y is a multiple of x is given by। और थैंक यू बात मानने के लिए, है ना, वेरी नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, अच्छी बात है। चलो, आई अप्रिशिएट। चलो, एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई वेयर वाई इज अ मल्टीपल ऑफ एक्स इज गिवन बाय, ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में। एक्स, दोनों का एलसीएम निकालो, वाई इज अ मल्टीपल ऑफ एक्स, तो एलसीएम क्या होगा? हाँ जी, एक्स वाई, वाई एक्स अपॉन वाई, एक्स क्या होगा? एक्स वाई। नंबर्स लो इसमें, सच में कह रही हूँ, ऐसे नंबर्स में एक्स और वाई में घुमा मत करो, वाई को मल्टीपल रखो। 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 6 और 2 में एलसीएम क्या है? 6। तो आंसर क्या होगा? 18 and 6। 18 is a multiple of 6। 18 6 में एलसीएम क्या है? दिस इज अ वेरी वेरी प्रो टिप, मैं सच में कह रही हूँ। जब भी एक्स वाई ए बी ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया हो और नहीं समझ में आ रहा, हमें लॉजिक या कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, ऑलवेज टेक द वैल्यूज। ये भी बोर्ड में आया था, फाइनल 21 मार्च जो भी बोर्ड हुआ है, 21 मार्च को, 21 मार्च 23, अभी बोर्ड में एक नंबर का क्वेश्चन था और मेरे को फीडबैक ही बच्चे नहीं गया था, मैम आपने कहा था वैल्यूज लो, मैंने वैल्यूज ली और मेरे को समझ में आ गया। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, राइट? ऐसे क्वेश्चन में हमेशा वैल्यू लेना, हो सकता है मे टेस्ट में किसी ना किसी पेपर में आ जाएगी, किसी स्कूल के किसी पेपर, राइट? चलो अब आए, नेक्स्ट देखो। अब आते हैं, मैंने आपको कहा था एचसीएफ एलसीएम का मैं आपको एक बेल्स वाला क्वेश्चन करवाऊंगी, है ना? हाँ देखो, 3 bells, 3 bells start ringing together, 3 bells start ringing together and and then ring after and then ring after every 4 seconds, 5 seconds,
and 6 seconds respectively. Ring after every 4 seconds, 5 seconds, and 6 seconds respectively in an interval of 1 hour. In an interval of 1 hour, how many times will they ring together? In an interval of 1 hour, how many times will they ring together? पहला थॉट, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, एचसीएफ निकालना है या एलसीएम? एलसीएम क्यों? एचसीएफ क्यों नहीं? एलसीएम क्यों? अगर एचसीएफ तो एचसीएफ क्यों, एलसीएम क्यों नहीं? हाँ जी, और क्योंकि दे आर मल्टीप्लाइंग, दे आर रिंगिंग टुगेदर। तो अगर 4 सेकंड के बाद रिंग किया, नेक्स्ट होगा 8, 12, तो लुकिंग फॉर मल्टीपल्स, हम इससे एलसीएम फाइंड करते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज इस चीज को याद रखना। बाय एलसीएम एक बार जरूर सोचना कि एलसीएम क्यों निकालना है। तो एलसीएम अपने पास आता है इसमें 60 सेकेंड्स, ठीक है, 60 एलसीएम आया। और क्योंकि 4, 5 और 6 के साथ यूनिट लगा हुआ है सेकेंड्स, तो एलसीएम क्या हो गया? 60 सेकेंड्स। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एलसीएम। हमने इसमें एलसीएम निकाला 60 सेकेंड्स। अब वो कह रहा है, गलत है, अब वो कह रहा है कि 1 घंटे, बात करने दो मुझे, एक, है ना, इन एन इंटरवल ऑफ 1 hour हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर, राइट? 1 hour मतलब हाउ मेनी मिनट्स? 60 मिनट्स। और 60 सेकेंड्स का मतलब क्या होता है? 1 मिनट, राइट? तो हमें लगता है 60 टाइम्स इज द आंसर, कि 60 सेकेंड्स में, 60 मिनट्स में 60 टाइम्स रिंग किए। पर इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर। अभी रिंग किया 0 टाइम पर, उसके 1 मिनट बाद, उसके 2 मिनट बाद, फिर 3 मिनट बाद। तो दिस 0 विल बी काउंटेड बिकॉज दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर। आंसर विल बी 61 टाइम्स। 60 टाइम्स हर कोई आंसर करता है, लेकिन क्योंकि इसमें लिखा है दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर, आपको क्या पता कि एक के 4 सेकंड पास हुए हैं कि नहीं? मान लो ये 2 सेकंड के बाद रिंग करती है, उसके बाद 4 सेकंड काउंट करेगी। तो हमने उन दोनों को टाइमर लगाया, सबको इकट्ठा स्टार्ट किया, अभी रिंग किया, उसके 4 सेकंड बाद दूसरी रिंग आ रही है, दूसरी वाली बेल की 5 सेकंड के बाद आ रही है, तीसरी बेल की 6 सेकंड के बाद आ रही है। समझ में आ गया? सो ओवरऑल 60 सेकंड के बाद वो फिर से रिंग करेंगे। तो अभी रिंग किया, फिर 60 सेकंड के बाद, फिर 120 एंड सो ऑन। तो जब तक आप 3600 सेकंड काउंट करोगे, 60 टाइम्स ये हो गया, और इनिशियल जो उनको स्टार्ट मिला था +1, क्लियर हो गया? 61 टाइम्स। नेक्स्ट लिखो। और कल मैं ना आपको पॉलिनोमियल स्टार्ट करवा दूंगी, बस इसके ज्यादा मैं ना, है क्वेश्चन बहुत सारे, और नहीं करवा सकती, there's a limit। नेक्स्ट लिखो। सच में जो होगा ना इन बिटवीन रिविजन क्लासेस में, फिर से रिवाइज करवा दूंगी। थर्सडे क्लास है, फ्राइडे नहीं नहीं, वो देख सर्कल किया हुआ है वहां पे, जितनी छुट्टियां हुई है ना वहां पे सर्कल किया हुआ है। देयर आर 126 बैग, और 19th को नहीं सर्कल किया हुआ ना, 19th को भी क्लास। देयर आर 126 बैग इन अ रो। हाँ जी, शुक्र क्यों है, क्या था बीच में? इट इज ऑब्जर्व, इट इज ऑब्जर्व दैट स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट बैग, it is observed that starting from first bag, every third bag has a blue ball. It is observed that every third bag has a blue ball. Every sixth bag has a green ball, and every seventh bag has a red ball. How many bags contain
How many bags contain all the 3 balls? क्लियर है? एलसीएम निकाला, एचसीएफ? हाँ जी कायशा, क्वेश्चन क्या समझाओ, क्या बात कर रहे थे उससे? जसमीत क्या बोल रही थी वो? हम्म, एचसीएफ निकालना है एलसीएम? हाँ जी बताओ क्या निकालेंगे? वो जो क्वेश्चन थे इसको सब हिंदी में समझा मुझे, क्या कह रहा था, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? कितने बैग्स हैं? 126। फर्स्ट बैग से स्टार्ट करते हुए थर्ड बैग काउंट किया तो नंबर 3 हो गया। आप ये मान लो 1 से 126 तक बैग्स को नंबर किया हुआ है, ठीक है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सबको नंबरिंग की हुई है। तो आपकी जो ब्लू बॉल है वो कौन से नंबर वाले बैग में होगी? पहले नंबर 3 पे, फिर 6, फिर 9, सो ऑन। सॉरी, ठीक है। सो वी हैव 7 एंड देन 9 ही होगा, 7 क्यों होगा? वो तो नीचे लिखा है रेड बॉल, क्या हो रहा है? सो एवरी थर्ड बैग हैज अ ब्लू बॉल, तो हमारे पास आएगा 3, 6, 9, सो ऑन, ठीक है। एवरी सिक्स्थ बैग हैज अ ग्रीन बॉल, तो ग्रीन बॉल कौन कौन सा बैग में आएगी? 6, 12, 18, सो ऑन। हम क्या लिखना शुरू कर रहे हैं इसमें? मल्टीपल्स। और इसका मतलब ये क्वेश्चन मोर और लेस आपका एलसीएम का हो जाता है। सेवंथ बैग होगा 7, 14, 21, सो ऑन। तीनों का एलसीएम निकालोगे 42। तो पहला बैग है 42nd नंबर वाला जिसमें तीनों बॉल्स होंगी। समझ में आ गया? पहला बैग होगा 42nd बैग, नेक्स्ट बैग होगा 84 और फिर होगा 126 बैग, तो टोटल 3 बैग्स। इतना क्लियर हो गया? कायशा क्लियर है कि नहीं? पक्का? नेक्स्ट लिखो। एचसीएफ क्या निकाला तुमने? ये नंबर ऑफ बैग्स निकाल दिया ना? हाँ, 21 बैग्स में है। हाँ हाँ, तो फिर तुमने उन नंबर्स का, नंबर ऑफ बैग्स का एचसीएफ निकाला। हाँ हाँ, ठीक है, दैट्स अनदर वे ऑफ डूइंग, पर उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा लॉजिक होता है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो। ये नहीं मैंने। find the find the greatest number, find the greatest number that will divide, that will divide 43, 91, 183, 43, 91, 183, so as to
so as to leave same remainder 3 in each case. ठीक है, ये दो क्वेश्चन ही करवाऊंगी अभी साइड बाय साइड. इसके बाद ना कल अगर हुआ तो इसकी थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म जो है वो करवा दूंगी, थोड़ा सा इसका डिफरेंट फॉर्म, वही सेम एप्लीकेशन पर थोड़ा अलग क्वेश्चन, और कल पॉलिनोमियल स्टार्ट हो जाए. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन था, इसी के साइड बाय साइड लिखो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 35 and 126, smallest number which when divided by 35 and 126 leave remainder 7 in each case. ये ना क्लास 6 में आपको रट्टा लगवाया होगा इस चीज का, जब भी करवाया होगा ना इस पर रट्टा लगाया होगा कि +3 करना है -3 करना है कैसे, राइट. Greatest number that will divide 43, 91, 183 so as to leave same remainder 3 in each case. हमें इसमें करना क्या होता है, राइट. देखो कोई एक नंबर है जो डिवाइड कर रहा है किसको, 43 को. वो नंबर है x, उसने 43 को डिवाइड किया, उसी सेम नंबर ने 91 को डिवाइड किया, उसी सेम नंबर ने 183 को डिवाइड किया. पहली चीज तो इस नंबर को जो आपको चाहिए उसको आप लिख रहे हो डिवाइजर की जगह, ठीक है. और डिवाइजर का मतलब है अनदर फॉर्म ऑफ डिवाइजर विल बी टू फाइंड द फैक्टर. फैक्टर का मतलब आ गया, क्वेश्चन बन गया HCF का, ठीक है. तो पहली चीज क्लैरिटी ये होगी, मुझे HCF निकालना है. वो क्यों, क्योंकि आई हैव टू फाइंड द नंबर विच डिवाइड्स, ऐसा नंबर निकालना है जो डिवाइड कर रहा है, जो डिवाइजर है. डिवाइजर का मतलब हमें फैक्टर की फॉर्म में जाना है, आई हैव टू फाइंड द HCF. अब HCF किनका निकालेंगे, हर एक केस में रिमाइंडर उसने क्या दिया, 3, ठीक है. रिमाइंडर क्या होता है, उस नंबर में एक्स्ट्रा है कि अगर मैंने 43 को किसी नंबर के साथ डिवाइड किया तो कुछ नंबर तो प्रॉपर डिवाइड हो गया, 3 एक्स्ट्रा बच गया जिसके फैक्टर जो उस नंबर में एक्सेस था, राइट. तो कैन आई से अगर 3 रिमाइंडर है तो 43 माइनस 3 इज डिविजिबल बाय x. 43 माइनस 3 x से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर होता है एक्स्ट्रा इन दैट नंबर. x से डिवाइड होने के बाद क्या बच गया, ठीक है. तो 43 माइनस 3 इज डिविजिबल बाय x. सेम 91 माइनस 3 इज डिविजिबल बाय x. और ऐसे ही हम लिखेंगे 183 माइनस 3 अगेन इज डिविजिबल बाय. तो HCF किसका निकालना है मुझे, 40, 88, 180. 40, 88 एंड 180 इनका HCF निकालना है. समझ में आ गया. HCF of 40, 88 and 180 will be 4. इनका जो HCF आएगा वो 4 आएगा. ठीक हो गया इतना, यहां तक क्लियर है सबको, कुछ ना समझ में आया हो. 40, 88, 180 फाइंड द HCF. HCF इज 4. तो 4 एक ऐसा नंबर है जो 43 को डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 3 आएगा. 91 को डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 3 आएगा, और 183 को डिवाइड किया तब भी रिमाइंडर 3 आएगा. ये क्वेश्चन समझ में आ गया. अब इसी के जैसा है दूसरा क्वेश्चन जिसमें कहा है स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, ऐसा नंबर जिसको 35 से डिवाइड किया, ऐसा नंबर जिसको 126 से डिवाइड किया, और रिमाइंडर आता है 7 इन ईच केस. ठीक हो गया. अब मैं x को कहां रख रही हूं, डिविडेंड वाली जगह पर. x को कहां रखा, डिविडेंड. डिविडेंड मतलब मल्टीपल, ठीक है. सो आई हैव टू फाइंड LCM. किसका निकालेंगे, LCM ऑफ 35 एंड 126. समझ में आ गया. 35 एंड 126 का LCM निकाला.
किसमें आ जाएगा, x माइनस 7 इज डिविजिबल बाय 35। देखो डिवाइजर में से कभी भी रिमाइंडर को माइनस नहीं करते हैं, तभी आप कहो कि मैं 35 से 7 क्यों नहीं माइनस किया, ये क्वेश्चन में होता है डाउट कि मैम इसको क्यों नहीं माइनस किया, क्योंकि ये डिवाइजर था और ये रिमाइंडर है। कभी भी आपने डिवाइजर और रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट किया हो, फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। वो रिमाइंडर डिविडेंड से माइनस हो जाएगा, डिवाइजर में कभी नहीं जाता। समझ में आ गया, x माइनस 7 इज डिविजिबल बाय 35, x माइनस 7 इज डिविजिबल बाय 126। तो वो नंबर 35 से भी डिवाइड हुआ, 126 से भी डिवाइड हुआ। फाइंड द एलसीएम। समझ में आया, एलसीएम ऑफ 35 एंड 126 ये होता है 7 इंटू 5, 126 है 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7, यही ठीक है। एलसीएम निकाला, क्या 126 हाँ, तो मैंने 126 को फैक्टराइज किया ना। अब मैं कहूंगी एलसीएम निकालो, क्या होगा 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, 10 इंटू 9 इंटू 7 कितना हो गया, एलसीएम विल बी 630। तो जो हम यहाँ पे लिख रहे थे x माइनस 7 इज डिविजिबल बाय 35, x माइनस 7 इज डिविजिबल बाय 126, और मैं कह रही हूँ 630 इज डिविजिबल बाय 35 एंड 126। समझ में आ गया, तो x माइनस 7 किसकी फॉर्म हो गया, 630। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 637। इतना ही करवा रही हूँ बस, बहुत है। ठीक है, सो x माइनस 7 इज 630, x is equal to 637। The smallest number which is divisible by 35 and 126 to give remainder 7 is 637। क्लियर हो गया सबको।